India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अडानी हिंडनबर्ग विवाद पर नहीं रुकेगी मीडिया रिपोर्टिंग। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मीडिया रिपोर्टिंग बैन लगाने की मांग वाली याचिका। सीजीआई ने कहा, हम मीडिया पर नहीं लगाएंगे रोक। बुलेट ट्रेन परियोजना पर अधिक मुआवजे के लिए दायर गोदरेज कंपनी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा सुनवाई। कोर्ट ने कहा, काफी वक्त अब बीत चुका है, बुलेट ट्रेन है राष्ट्रीय परियोजना। अदालत की अवमानना पर पंजाब के डीएसपी और सहयोगी को 6 महीने की जेल की सजा। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का सख्त फैसला। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण बढ़ाने के सरकारी फैसले पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को भेजा नोटिस। India Legal presents Courts Roundup. हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट पर हुए विवाद के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अधिवक्ता एमएल शर्मा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में अदालत की समिति पर अपना फैसला सुनाए जाने तक अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर मीडिया को रिपोर्टिंग करने से रोकने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में अडानी ग्रुप को लेकर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर मीडिया की कवरेज पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने 24 फरवरी को इस याचिका को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो मीडिया पर रोक नहीं लगा सकते, हम केवल इस मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। ये याचिका वकील एमएल शर्मा की तरफ से दायर की गई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से पब्लिश रिपोर्ट के संबंध में 4 याचिकाओं के बैच में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसमें अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप को 100 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ था। याचिका दायर करने वाले वकील एमएल शर्मा ने सेबी और केंद्रीय गृह मंत्रालय को हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नाथन एंडरसन और भारत में उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच करने और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की है। इसके साथ ही शर्मा ने लिस्टेड कंपनियों से संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स को रोकने के लिए एक गैग आदेश भी मांगा था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पारदीवाला की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने इससे पहले 17 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि अदालत अपने दम पर एक समिति नियुक्त करेगी, क्योंकि सरकार के सीलबंद कवर सुझाव को स्वीकार करने से ये आभास हो सकता है कि ये सरकार की तरफ से नियुक्त की गई समिति है। इसीलिए कोर्ट ने सीलबंद कवर में दिए गए सुझाव को भी खारिज कर दिया था। 4 याचिकाकर्ताओं में से अधिवक्ता एमएल शर्मा भी एक हैं। उन्होंने सेबी और केंद्रीय गृह मंत्रालय को हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नाथन एंडरसन और भारत में उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच करने और प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है। कांग्रेस नेता ठाकुर ने अपनी याचिका में आरोपों के आलोक में अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ शीर्ष अदालत के एक मौजूदा न्यायाधीश की देखरेख में जांच की मांग की है। चौथी जनहित याचिका में धोखाधड़ी और शेयर की कीमतों में हेरफेर के आरोपों के बाद अडानी समूह के खिलाफ एक पैनल या शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की देखरेख में कई केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा जांच की मांग की गई है। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा
व्यापार समूह के खिलाफ धोखाधड़ी, लेन देन और शेयर कीमत में हेरफेर सहित कई आरोपों के बाद अडानी समूह के शेयरों ने शेयर बाजार पर दबाव डाला है। अडानी समूह ने आरोपों को झूठ बताते हुए खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि ये सभी कानूनों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने गॉडरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड की मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए उसकी 9.69 एकड़ जमीन के लिए अधिक मुआवजे की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि ये परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला ने गॉडरेज एंड बॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा कि अदालत याचिका पर विचार करने को तैयार नहीं है। पीठ ने कहा, काफी वक्त गुजर चुका है, जमीन पर कब्जा कर लिया गया है और निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। रोहतगी ने बार बार आदेश की वैधता पर सवाल उठाया। पीठ ने जवाब दिया कि वो कंपनी की याचिका पर विचार नहीं करेगी। प्रधान न्यायाधीश ने रोहतगी से कहा, आपका मुआवजा 264 करोड़ रुपए नहीं होना चाहिए, ये 572 करोड़ रुपए होना चाहिए। आपके पास अभी सभी उपाय हैं और ये मुआवजे का भुगतान करने के लिए बंदूक उठाने जैसा होगा। पीठ ने रोहतगी से आगे कहा, यह केवल पैसे का सवाल है, ये एक राष्ट्रीय परियोजना है। दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर मुआवजे में वृद्धि के लिए कोई आवेदन दायर किया जाता है तो उस पर 6 सप्ताह के भीतर फैसला किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कंपनी को मुआवजा बढ़ाने के लिए कानूनी सहारा लेने की भी छूट दी। कंपनी की याचिका ने इस महीने की शुरुआत में पारित बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले की वैधता को चुनौती दी थी। गॉडरेज समूह ने डिप्टी कलेक्टर द्वारा 264 करोड़ रुपए के पुरस्कार और मुआवजे को चुनौती दी थी। कंपनी ने कहा कि शुरुआत में 572 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी और कानून के प्रावधानों को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने 9 फरवरी को अपने फैसले में बुलेट ट्रेन परियोजना को राष्ट्रीय महत्व और जनहित के रूप में वर्णित किया और याचिका को खारिज कर दिया था। पटना हाईकोर्ट के जजों के जीपीएफ खाते बंद हो जाने के खिलाफ याचिका के मामले में पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट 3 फरवरी को मामले पर अगली सुनवाई करेगा। यह मामला प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ के सामने आया है। दरअसल पटना हाईकोर्ट के इन जजों को अप्रैल 2010 में बिहार की सुपीरियर न्यायिक सेवाओं के तहत सीधी भर्ती के रूप में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उस समय से ही वे सभी राष्ट्रीय पेंशन योजना का हिस्सा रहे हैं। वहीं साल 2016 में बिहार सरकार की एक नीति बनाई जिसमें नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में जाने वाले लोग अपने एनपीएस योगदान की राशि वापस पाने के हकदार होंगे। उस राशि को बैंक खाते में रखा जा सकता है या फिर जीपीएफ खाते में भी जमा किया जा सकता है। इन न्यायाधीशों को अप्रैल 2010 में बिहार की सुपीरियर न्यायिक सेवाओं के तहत सीधी भर्ती के रूप में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें पिछले साल हाईकोर्ट के जजों के रूप में नियुक्त किया गया था। जब वे न्यायिक अधिकारी थे तब वे राष्ट्रीय पेंशन योजना का हिस्सा थे। 2016 में बिहार सरकार ने एक नीति बनाई थी कि नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में जाने वाले लोग अपने एनपीएस योगदान राशि वापस पाने के हकदार होंगे और इसे या तो उनके बैंक खाते में रखा जा सकता है या जीपीएफ खाते में जमा किया जा सकता है। बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने पर उन्हें एक जीपीएफ खाता दिया गया जहां उन्होंने एनपीएस अंशदान राशि जमा की। पिछले साल नवंबर में महालेखाकार के कानून और न्याय मंत्रालय से इन न्यायाधीशों द्वारा एनपीएस योगदान को जीपीएफ खातों में स्थानांतरित करने की वैधता के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म के दौरान छुट्टी पर सभी राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई थी। ये देखते हुए
कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत दायरे में आता है, प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि निर्णय लेने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को एक प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। यहां सीजेआई ने यह भी कहा कि ऐसी संभावना भी हो सकती है कि छुट्टी की बाध्यता होने पर लोग महिलाओं को नौकरी देने से परहेज करें। वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दाखिल याचिका में सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकारों को महिलाओं के लिए मासिक धर्म की समस्या में छुट्टी के लिए नियम बनाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई है। इस याचिका में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 14 को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई। इस जनहित याचिका में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 14 को प्रभावी तौर पर लागू करने के निर्देश सरकार को देने की गुहार अदालत से लगाई गई। याचिका में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म संबंधित दर्द अवकाश दिए जाने की मांग की गई है। याचिका में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के दखल की गुहार लगाते हुए कहा गया कि मासिक धर्म में दर्द की राहत के लिए अवकाश को लेकर विधायी इच्छा शक्ति की कमी है, क्योंकि संबंधित मामलों पर लोकसभा में 2 निजी सदस्य बिल पेश किए गए थे, लेकिन दोनों बिल लैप्स हो गए। याचिका में यह भी कहा गया कि यदि कुछ संगठनों और राज्य सरकारों को छोड़कर सोसाइटी, विधायिका और अन्य हितधारकों ने जाने अनजाने में मासिक धर्म की अवधि में छुट्टी की मांग को अनदेखा किया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुटों से जुड़े संवैधानिक मुद्दों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। मामला स्पीकर की शक्ति और दल बदल, विलय और अयोग्यता से संबंधित है। सुनवाई के दौरान उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि राजनीतिक संकट में राज्यपाल की कार्रवाई असंवैधानिक रही है। सिब्बल ने यह भी कहा कि आयोग बुनियादी सिद्धांतों की अवहेलना नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित याचिकाओं पर वर्तमान में सुनवाई कर रही है। इस पीठ में सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील दी कि इस राजनीतिक संकट में राज्यपाल की कार्रवाई असंवैधानिक रही है। सीनियर एडवोकेट का तर्क था कि राज्यपाल को कानून में किसी राजनीतिक दल के बागी विधायकों को पहचानने और उनके कार्यों को वैध बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये पहचानने की शक्ति कि कौन राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करता है चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने तर्क दिया कि तथ्य ये है कि राज्यपाल ने एकनाथ शिंदे को ऑडियंस दिया और उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि नबाम रेबिया के फैसले के अनुसार राज्यपाल के पास केवल संविधान के अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 356 के तहत उत्पन्न स्थितियों में विवेकाधीन शक्तियां हैं और उन मामलों में जहां चुनाव के बाद सरकार का गठन प्रारंभिक चरण में था। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सीनियर एडवोकेट सिब्बल से एक प्रश्न पूछा कि क्या राज्य के राज्यपाल विश्वास प्रस्ताव की मांग कर सकते हैं यदि विधायकों का एक समूह अयोग्य हो गया है और सदन में अपनी सीट खो दी है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा, मान लीजिए कि विधायकों का एक समूह अयोग्यता का शिकार हो जाता है, अयोग्यता की सीमा तक सदन की शक्ति गिर जाती है, इस मामले में बहुमत की आवश्यकता होती है, तो क्या ऐसे मामले में राज्यपाल का ये कहना न्यायोचित होगा कि मुझे अब भी विश्वास मत चाहिए? सिब्बल ने तर्क दिया कि ऐसे परिदृश्य में राज्यपाल को विश्वास मत हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि सदन के लोगों को राज्यपाल से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि सदन के नेता ने बहुमत खो दिया है जब कोई उनसे संपर्क करता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुझाव दिया कि विपक्ष और दल बदलू विधायक दोनों राज्यपाल से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन सिब्बल ने ये कहते हुए असहमति जताई कि वे ऐसा नहीं कर सकते। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने अपनी दलीलें जारी रखते हुए राज्यपाल के कार्यों को अनुचित बताते हुए आलोचना की और कहा, सरकार न गिरे ये सुनिश्चित करने का तरीका अविश्वास प्रस्ताव लाना है, वे क्यों नहीं चले?
उनके लिए एकमात्र रास्ता ये था कि ये साजिश बहुत पहले रची गई थी। ये कहते हुए कि राज्यपाल के लिए ये पूछना आवश्यक है कि विद्रोही किस दल के थे, उन्होंने कहा, आपने गौर किया है कि गोगावले को असम के व्हिप के रूप में नियुक्त किया गया था। व्हिप को इस तरह से नियुक्त नहीं किया जा सकता है। स्पीकर गोगावले को मान्यता देते हैं, फिर विधायकों को अयोग्यता का नोटिस जारी किया जाता है। सीनियर वकील ने भारत के चुनाव आयोग के कार्यों पर भी आपत्ति जताई, जिसमें उनके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा, आयोग बुनियादी सिद्धांतों की अवहेलना नहीं कर सकता। ये याचिका 19 जुलाई को दायर की गई है और कार्यवाही 27 जुलाई की है। यही उन्होंने दाखिल किया है। 19 जुलाई को वे नहीं जान सकते थे कि 27 तारीख को क्या होगा और मिनट बना लेते हैं। ईसीआई के पास ये 2 दस्तावेज हैं। अगर संस्थागत निर्णय लेने की प्रक्रिया में इस तरह की हेराफेरी की जाती है तो मैं नहीं जानता हम कहां जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सियासी संकट में दल बदल, स्पीकर की शक्तियों जैसे मामले पर सुनवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह सहित कई आप नेताओं को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू और उनके बेटे संदेश जाजू के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट हटाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में आम आदमी पार्टी के नेताओं को निर्देश दिया। दरअसल आप के नेता सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और दिलीप पांडे ने 22 जनवरी 2023 को आम आदमी पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू पर कई आरोप लगाए थे। उन आरोपों का खंडन करते हुए श्याम जाजू ने आम आदमी पार्टी के चारों नेताओं पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। श्याम जाजू ने आप नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा था। भाजपा नेता ने आप नेता सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक और दिलीप कुमार पांडे को सीज एंड डिसीज्ड नोटिस भेजा था। जस्टिस नवीन चावला ने आप नेताओं को सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट हटाने का निर्देश देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया और साथ ही आप नेताओं को जाजू और उनके बेटे के खिलाफ कोई भी आरोप न लगाने का निर्देश दिया। अदालत ने आप नेताओं से अपमानजनक सामग्री हटाने और भविष्य में श्याम जाजू और संदेश जाजू के खिलाफ बयान देने से बचने को कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, प्रतिवादी को 2 दिनों के भीतर अभियोगी से संबंधित अपमानजनक सामग्री को हटाने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर प्रतिवादी यानी कि सोशल मीडिया और डिजिटल पोर्टल को नोटिस के बाद उन्हें हटा देंगे। प्रतिवादियों को अभियोगी के खिलाफ किसी भी मानहानि सामग्री का प्रसार करने या प्रकाशित करने से रोकने के लिए निर्देशित किया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने भाजपा नेता पर भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों का आरोप लगाया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण और राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण, इस अधिनियम 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश पीबी वराले और न्यायमूर्ति अशोक एस किनागी की खंडपीठ ने कानून के 24 वर्षीय छात्र महेश द्वारा दायर याचिका के जवाब में नोटिस जारी किया। नए कानून में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजाति के लिए 3% से 7% करने का लक्ष्य है। याचिकाकर्ता के मुताबिक ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के साथ साथ बुनियादी संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता ने रेखांकित किया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को 32% आरक्षण के साथ राज्य में कुल आरक्षण 56% होगा, जो 1992 में इंद्र साहनी बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% सीमा का उल्लंघन करता है। इस मामले में और बाद के निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण केवल असाधारण परिस्थितियों में 50% से अधिक हो सकता है। याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि छत्तीसगढ़ में पारित इसी तरह के एक कानून को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था, क्योंकि इसने आरक्षण को 58% तक बढ़ाने की मांग की थी। याचिका के मुताबिक उच्च न्यायालय ने कहा
कि आरक्षित सीटों को बढ़ाने का कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के बर्खास्त डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों और उनके सहयोगी प्रदीप शर्मा को सोशल मीडिया पर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की न्यायिक कार्रवाई के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक वीडियो प्रसारित करने के लिए अवमानना के मामले में 6 महीने की कैद की सजा सुनाई है। जस्टिस जीएस संदावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन की खंडपीठ ने आरोपी पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह घटनाक्रम हाईकोर्ट द्वारा मामले में दोनों को गिरफ्तार करने के आदेश के 4 दिन बाद आया है। इससे पहले 15 फरवरी को अदालत ने सेखों को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया था, क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से अपने व्यक्तिगत हितों को हासिल करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने कहा कि सेखों, जिन्होंने 2021 में सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देते हुए रिट दायर की, अन्य न्यायाधीशों द्वारा संचालित न्यायिक कार्रवाई से संबंधित वीडियो प्रसारित कर रहे थे। पीठ ने यह भी कहा कि एक वीडियो में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 10 से ज्यादा न्यायाधीशों और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश का जिक्र करते हुए सेखों द्वारा निंदनीय आरोप लगाए गए। अदालत ने 20 फरवरी के अपने आदेश में कहा कि 15 फरवरी को अदालत के समक्ष सेखों का बचाव करने के प्रयास में उपस्थित होने वाले प्रदीप ने न्यायाधीशों पर अपमानजनक टिप्पणी की और तथ्य यह है कि उनके पिता भी चीफ जस्टिस थे और उनमें भी रिपोर्ट खोलने की हिम्मत नहीं है। कई अन्य आरोपों के अलावा ये आगे टिप्पणी की गई कि न्यायाधीशों को कुछ निश्चित लोगों द्वारा पट्टे पर दिया गया। मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और अदालत की परिस्थितियों की पृष्ठभूमि के खिलाफ अदालत ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया और निर्देश दिया कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। उसके बाद आरोपों का जवाब देने के लिए अदालत के समक्ष पेश किया जाए। तो कोर्ट राउंड अप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.